हेलो कक्षा 12 के हमारे प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपने शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे। हमारे वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काशी विश्वनाथ एकेडमी लेकर आया है लेखा शास्त्र के उन पाठ्य विषय की सूची जो आपको इस साल पढ़ने हैं और आपके एक पेपर 100 मार्क्स में ये चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एग्जाम यूपी बोर्ड में नहीं देना होता, इसीलिए उनके जो पेपर होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं और ये 100 मार्क्स में 10 चैप्टर्स आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है अलाभकारी संस्थाओं का लेखांकन। अलाभकारी संस्थाओं का लेखांकन का आशय ऐसी संस्थाओं से होता है जिनमें उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु सेवा के उद्देश्य से ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं। ऐसी संस्थाएं दान या चंदाओं के पैसों से या सदस्यों के द्वारा दी गई पैसों से चलाए जाते हैं और इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु सेवा प्रदान करना है। ऐसी अवस्था में यहाँ पर आय व्यय खाता और प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया जाता है जो हम चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। हालांकि एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर को हटाया गया है, लेकिन आपसे इन चैप्टर के बारे में बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाए, इसीलिए आप इस चैप्टर को पढ़ लें क्योंकि ये वहां तक पूरे हुए। ठीक है, इसके बाद दूसरा है वो है साझेदारी लेखांकन का आधारभूत अवधारणाएं। यानी एक ऐसी साझेदारी का अर्थ है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं तो साझेदारी कहलाती है। तो उसी साझेदारी के जो लेखांकन है, जो साझेदारी का जो लेखांकन है उसकी आधारभूत क्या है अवधारणाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि साझेदारी क्या होती है, पूंजी पर ब्याज कैसे लगाया जाता है, आहरण पर ब्याज कैसे लगाया जाता है और उसके अंतर्गत ख्याति क्या होती है। तो ये इन सब साझेदारी की जो आधार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, साझेदारी लेखांकन के आधारभूत अवधारणा। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो है साझेदारी फार्म का पुनर्गठन। यानी कहने का मतलब यह है कि जो साझेदारी फार्म है उसका बनना और बिगड़ना क्या होता है, पुनर्गठन होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई साझेदारी फार्म है, दो या दो से अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं और उनमें किसी नए व्यापार की उत्पत्ति हो जाती है या कोई व्यापार अवकाश ग्रहण कर लेता है, रिटायर होकर चला जाता है, या व्यापार करते समय साझेदार पार्टनर्स आपस में क्या होते हैं कि व्यापार करते रहते हैं, उसी में किसी कारणवश किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में साझेदारी फार्म का पुनर्गठन हो जाता है। यानी साझेदारी फिर से बनती है, यानी साझेदारी जो चल रही थी वो टूट जाती है और दूसरी साझेदारी बनती है तो उसे साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। तो उसमें साझेदारी के प्रवेश, उसके बाद चौथे चैप्टर में साझेदारी के पुनर्गठन साझेदारी फार्म के पुनर्गठन में साझेदारों की अवकाश और मृत्यु के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर में पढ़ेंगे साझेदारी फार्म का विघटन। साझेदारी फार्म का विघटन का अर्थ है फार्म का विघटन और फार्म के विघटन से साझेदारों का विघटन हो जाएगा। यानी साझेदारी फार्म के विघटन का आशय यह है कि पूरी जो फार्म की जो संपत्ति होगी उसे बेचकर अपने देनदारियों का भुगतान कर दिया जाएगा, अपने कर्ज का भुगतान कर दिया जाएगा। कंपनी अपने सारे जो पार्टनरशिप होगी उसको, जो फार्म होगी वो अपनी सारी संपत्तियां बेचकर अपने कर्ज या अपने उधार का भुगतान कर देगी। ये हम पांचवें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है छठवां चैप्टर, वो है अंश पूंजी का लेखांकन। यानी कंपनी अपने अंश को निर्गमित करेगी, जनता से पूंजी जुटाएगी और उसके बाद उन पूंजियों पर जनता को स्वामी बनाएगी। इन सब का लेन देन कैसे होगा हम पढ़ेंगे अंश पूंजी के लेखांकन में। उसके बाद जो हमारे पास सातवां चैप्टर है वो है ऋण पत्रों का निर्गमन। यानी कंपनी जो है वो जनता से कर्ज लेगी, ऋण लेगी और उस पर उन ऋण पर ब्याज का भुगतान करेगी। उन ऋणों को जनता से लेना और फिर उनका भुगतान करना जैसे संबंधित जनरल प्रविष्टियां यानी जनरल एंट्री हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यापारिक के कंपनी के नेतृत्व, कंपनी का वित्तीय विवरण। कंपनी का वित्तीय विवरण का आशय कंपनी के आर्थिक लेन देन से संबंधित होगा, जिनमें हम बैलेंस शीट बनाएंगे यानी आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे और उससे संबंधित विवरण प्रारूपों को हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशियो। इसमें अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे, लेखांकन अनुपात पढ़ेंगे या आप इसे लेखानुपात भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम संपत्ति, देनदारी, रहतियां
रहत या आवृत्ति, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और अपने जो संपत्ति है और जो बिकने वाली संपत्ति है, जो लाभ है, इन सबको एक अनुपात के रूप में प्राप्त करेंगे, जिनमें हम एक की तुलना दूसरे से करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ का अंतर्वाह, बहिर्वाह यानी रोकड़ का व्यापार में आना और जाना से संबंधित पढ़ेंगे, जिसमें प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह किस तरीके से होता है, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह किस तरीके से होता है, और हम किस तरीके से जो है अन्य कार्यों से रोकड़ की उत्पत्ति करते हैं, जिनमें हम वित्तीय क्रियाएं होती हैं, निवेश क्रियाएं होती हैं। इन सब से रोकड़ प्रवाह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, फटाफट हम शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।